नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर न्यू दिल्ली के क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी डिवीजन द्वारा प्रस्तुत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सब सेंटर के लिए NQAS इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑनलाइन शिक्षण श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम एरिया ऑफ कंसर्न ई क्लिनिकल सर्विसेज के तहत स्टैंडर्ड्स एंड मेजरेबल एलिमेंट्स को विस्तार से कवर करेंगे। AOCE के तहत स्टैंडर्ड्स को 3 मॉड्यूल्स में शामिल किया जाएगा। ये मॉड्यूल स्टैंडर्ड्स E13 से E18 की व्याख्या करता है। इस मॉड्यूल में हम निम्नलिखित के बारे में जानेंगे। एरिया ऑफ कंसर्न ई क्लिनिकल सर्विसेज के बारे में है। क्लिनिकल सर्विसेज के अंतर्गत स्टैंडर्ड्स E13 से E18 की और उनसे संबंधित मेजरेबल एलिमेंट्स पर चर्चा करेंगे। प्रत्येक मेजरेबल एलिमेंट्स के अंतर्गत चेक पॉइंट्स के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। इस मॉड्यूल में हम एरिया ऑफ कंसर्न ई क्लिनिकल सर्विसेज के तहत स्टैंडर्ड्स E13 से E18 और उनसे संबंधित 17 मेजरेबल एलिमेंट्स पर चर्चा करेंगे। स्टैंडर्ड E13 स्वास्थ्य केंद्र ने गाइडलाइंस के अनुसार नवजात शिशु और बच्चे की देखभाल के लिए प्रक्रियाएं स्थापित की हैं। स्टैंडर्ड E14 स्वास्थ्य केंद्र ने सरकारी गाइडलाइंस और कानून के अनुसार परिवार नियोजन के लिए प्रक्रियाएं स्थापित की हैं। स्टैंडर्ड E15 स्वास्थ्य केंद्र गाइडलाइंस के अनुसार एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ सेवाएं प्रदान करता है। स्टैंडर्ड E16 स्वास्थ्य केंद्र ने गाइडलाइंस के अनुसार एंटीनेटल केयर के लिए प्रक्रियाएं स्थापित की हैं। स्टैंडर्ड E17 स्वास्थ्य केंद्र ने गाइडलाइंस के अनुसार इंट्रानेटल केयर के लिए प्रक्रियाएं स्थापित की हैं। स्टैंडर्ड E18 स्वास्थ्य केंद्र ने गाइडलाइंस के अनुसार पोस्टनेटल केयर के लिए प्रक्रियाएं स्थापित की हैं। आइए अब हम इन स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत विभिन्न मेजरेबल एलिमेंट्स पर विस्तार से चर्चा करें। स्टैंडर्ड E13 ME E13.1 के तहत कहा गया है कि गाइडलाइंस के अनुसार नवजात और शिशु देखभाल के लिए पोस्टनेटल विजिट और काउंसलिंग प्रदान किया जाता है। आइए देखें कि इसे SWC में कैसे लागू किया जाए। स्टाफ नवजात और शिशु के खतरे के लक्षणों के बारे में जानता है। SWC बीमार नवजात शिशुओं और शिशुओं का शीघ्र रेफरल सुनिश्चित करता है। स्टाफ जानता है कि पोस्टनेटल केयर काउंसलिंग कैसे प्रदान किया जाए। स्टैंडर्ड E13 ME E13.2 के तहत कहा गया है कि स्वास्थ्य केंद्र गाइडलाइंस के अनुसार टीकाकरण सेवाएं प्रदान करता है। आइए देखें कि इसे SWC में कैसे लागू किया जाए। स्टाफ गाइडलाइंस के अनुसार टीकों के उचित रखरखाव और उपयोग को जानते हैं। टीकाकरण से पहले और बाद में कर्मचारी मरीजों को आवश्यक देखभाल और जानकारी प्रदान करते हैं। स्टाफ टीकाकरण से संबंधित आपातकालीन स्थितियों को संभालना जानता है। AEFI की रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए मजबूत प्रणाली मौजूद है। स्टैंडर्ड E13 ME E13.3 के तहत कहा गया है कि स्वास्थ्य केंद्र में ARI, डायरिया, मैलन्यूट्रिशन और अन्य बीमारियों के लिए बच्चों की देखभाल की सुविधाएं हैं। आइए देखें कि इसे SWC में कैसे लागू किया जाए। स्टाफ जानता है कि RI, डायरिया, मैलन्यूट्रिशन, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का आकलन, पहचान और देखभाल कैसे की जाए।
HWC डिसेबल्ड और डेवलपमेंटल डिलेज के लिए बच्चों को रेफरल और फॉलोअप सुनिश्चित करता है। स्टैंडर्ड E14 ME E14.1 के तहत कहा गया है कि गाइडलाइंस के अनुसार फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग सेवाएं प्रदान की जाती हैं। आइए देखें कि इसे HWC में कैसे लागू किया जाए। ग्राहक को फैमिली प्लानिंग विधियों के बारे में सूचित किया जाता है। स्टाफ को मेथड स्पेसिफिक काउंसलिंग का ज्ञान है। ग्राहकों को फैमिली प्लानिंग विधियों के कॉन्ट्राइंडिकेशंस और एडवर्स इवेंट्स के बारे में समझाया जाता है। HWC अपने सेवा क्षेत्र में फैमिली प्लानिंग के लिए प्रचार गतिविधियों का संचालन करता है। स्टैंडर्ड E14 ME E14.2 के तहत कहा गया है कि स्वास्थ्य केंद्र गाइडलाइंस के अनुसार फैमिली प्लानिंग के लिए स्पेसिंग मेथड्स प्रदान करता है। आइए देखें कि इसे HWC में कैसे लागू किया जाए। स्टाफ केस सिलेक्शन मानदंडों के बारे में जागरूक है। स्टाफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जागरूक है। IUD इंसर्शन और फॉलोअप प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाता है। प्रोटोकॉल के अनुसार इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स दिए जाते हैं। स्टैंडर्ड E14 ME E14.3 के तहत कहा गया है कि स्वास्थ्य केंद्र गाइडलाइंस के अनुसार फैमिली प्लानिंग के लिए लिमिटिंग मेथड्स प्रदान करता है। आइए देखें कि इसे HWC में कैसे लागू किया जाए। स्टाफ लिमिटिंग मेथड्स के लिए केस सिलेक्शन मानदंड के बारे में जानते हैं। स्टेरलाइजेशन के बाद फॉलोअप के लिए स्टाफ ग्राहकों को समर्थन और प्रोत्साहित करता है। स्टैंडर्ड E15 ME E15.1 के तहत कहा गया है कि स्वास्थ्य केंद्र किशोरों के लिए प्रोत्साहन, निवारक और उपचारात्मक सेवा प्रदान करता है। आइए देखें कि इसे HWC में कैसे लागू किया जाए। HWC किशोरों के लिए शिक्षा और परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। HWC RTI या STI, पोषण संबंधी एनीमिया और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के लिए उपचार और रेफरल प्रदान करता है। स्टैंडर्ड E16 ME E16.1 के तहत कहा गया है कि गर्भवती महिलाओं के रजिस्ट्रेशन और फॉलोअप के लिए एक स्थापित प्रक्रिया है। आइए देखें कि इसे HWC में कैसे लागू किया जाए। मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड का नियमित अद्यतीकरण। हाई रिस्क ANC केसेस की शीघ्र पहचान और लाइन लिस्टिंग। स्टाफ जानते हैं कि सेवा क्षेत्रों में अपेक्षित गर्भधारण की गणना कैसे की जाती है। मिस्ड ANC की ट्रैकिंग की जाती है। सभी गर्भवती महिलाओं को अनुशंसित कार्यक्रम के अनुसार ANC चेकअप कराई जाती है। स्टैंडर्ड E16 ME E16.2 के तहत कहा गया है कि प्रसव पूर्व देखभाल के लिए स्वास्थ्य केंद्र में आने वाली प्रत्येक महिला का हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन और काउंसलिंग देने की एक स्थापित प्रक्रिया है। आइए देखें कि इसे HWC में कैसे लागू किया जाए। HWC में यूरिन टेस्ट के माध्यम से गर्भावस्था की पुष्टि की जाती है। LMP और EDD की गणना पहली विजिट पर की जाती है। व्यापक प्रसूति इतिहास दर्ज किया जाता है। प्रत्येक ANC विजिट में गर्भवती महिलाओं की फिजिकल एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन और वाइटल्स की जांच की जाती है। स्टैंडर्ड E16 ME E16.3 के तहत कहा गया है कि स्वास्थ्य केंद्र ये सुनिश्चित करता है कि ANC के लिए प्रोटोकॉल के अनुसार दवाएं और डायग्नोस्टिक टेस्ट निर्धारित किए जाएं। आइए देखें कि इसे HWC में कैसे लागू किया जाए। सभी गर्भवती महिलाओं के लिए
प्रोटोकॉल के अनुसार डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं। HWC में नहीं किए गए डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए मरीजों को उच्च केंद्रों में रेफ़र किया जाता है। ANC विजिट के दौरान TT की 2 डोज या बूस्टर दी जाती है। स्टैंडर्ड E16 ME E16.4 के तहत कहा गया है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान और समय पर रेफरल के लिए एक स्थापित प्रक्रिया है। आइए देखें कि इसे HWC में कैसे लागू किया जाए। स्टाफ ऐसे मामलों की पहचान कर सकते हैं जिनके लिए FRU को रेफर करने की आवश्यकता हो सकती है। निम्नलिखित स्थितियों के लिए कर्मचारियों की योग्यता स्थापित की जाती है। हाइपरटेंशन और एक्लेम्पसिया की पहचान करना, पेट की जांच द्वारा हाई रिस्क केसेस की पहचान करना, अनीमिया को क्लासिफिकेशन करना। स्टाफ मध्यम और गंभीर अनीमिया वाली गर्भवती महिलाओं की लाइन लिस्ट तैयार करते हैं। स्टाफ IFA की डोजेज से अवगत हैं और प्रोग्रेस की निगरानी कर रहे हैं। स्टैंडर्ड E16 ME E16.5 के तहत कहा गया है कि गर्भवती महिलाओं की काउंसलिंग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल और जेस्टेशनल एज के अनुसार की जाती है। आइए देखें कि इसे HWC में कैसे लागू किया जाए। स्टाफ गर्भवती महिलाओं को जन्म योजना और तैयारी के लिए काउंसलिंग देते हैं। गर्भावस्था के दौरान स्टाफ डेंजर साइंस को पहचान सकते हैं। स्टाफ लेबर साइंस को पहचान सकते हैं और रेफरल परिवहन की व्यवस्था कर सकते हैं। स्टाफ गर्भवती महिलाओं को आहार, आराम, स्तनपान और फैमिली प्लानिंग पर सलाह देते हैं। स्टैंडर्ड E17 ME E17.1 के तहत कहा गया है कि स्वास्थ्य केंद्र में एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर सहित प्रसव के विभिन्न चरणों के प्रबंधन के लिए स्थापित प्रक्रियाओं और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। आइए देखें कि इसे HWC में कैसे लागू किया जाए। प्रसव के पहले चरण को प्रबंधित करने और प्रसव के दूसरे चरण की निगरानी के लिए प्रोटोकॉल उपलब्ध हैं। कोई अनावश्यक एपिसोटोमी नहीं की जाती है। यूट्रोटॉनिक दवाओं का उपयोग करके अनावश्यक ऑगमेंटेशन और इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं की जाती है। कर्मचारी प्रसव के तीसरे चरण को संभाल सकते हैं। स्टाफ यूट्रोटॉनिक दवाओं के रूट, डोजेस और टाइमिंग के बारे में जानता है। स्टैंडर्ड E17 ME E17.2 के तहत कहा गया है कि नवजात शिशु के पुनर्जीवन की देखभाल के लिए स्टाफ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हैं। आइए देखें कि इसे HWC में कैसे लागू किया जाए। बच्चे को पोंछा जाता है और फिर पहले से गर्म तौलियों से लपेटा जाता है। कॉर्ड क्लैंपिंग और कटिंग 1 से 3 मिनट में की जाती है। जन्म के तुरंत बाद स्तनपान शुरू कर दिया जाता है। जन्म के समय वजन दर्ज किया जाता है। विटामिन K का इंजेक्शन दिया जाता है। स्टाफ न्यूनेटल रिससिटेशन करना जानता है। स्टैंडर्ड E17 ME E17.3 के तहत कहा गया है कि प्रसूति संबंधी आपात स्थितियों से निपटने और रेफरल के लिए स्थापित प्रक्रिया है। आइए देखें कि इसे HWC में कैसे लागू किया जाए। स्टाफ मरीज को उच्च केंद्र में रेफर करने के संकेतों से अवगत है। स्टाफ जानता है कि एक्लैम्पसिया या प्री एक्लैम्पसिया के शुरुआती चरणों को कैसे संभालना है। स्टाफ जानता है कि पोस्टपार्टम हेमरेज कैसे संभालना है। स्टैंडर्ड E18 ME E18.1 के तहत कहा गया है कि माताओं को प्रसवोत्तर देखभाल प्रदान की जाती है। आइए देखें
कि इसे HWC में कैसे लागू किया जाए। प्रसवोत्तर देखभाल गाइडलाइंस के अनुसार मां की निगरानी की जाती है। स्टैंडर्ड E18 ME E18.2 के तहत कहा गया है कि प्रसव के बाद मां और बच्चे की जांच और परामर्श के लिए एक स्थापित प्रक्रिया है। आइए देखें कि इसे HWC में कैसे लागू किया जाए। प्रसव के बाद खतरे के संकेतों के बारे में मां को सलाह दी जाती है। धन्यवाद।